गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास विषय के मेजर 6 जो सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, बीए सेमेस्टर 4 में, उसमें हम लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ रहे थे। नेपोलियन के प्रथम कौंसल के रूप में किए गए कार्यों की चर्चा हम लोग पिछले अध्याय में किए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौंसल काल में नेपोलियन की विदेश नीति कैसी थी। तो हम लोग जानते हैं कि 10 नवंबर 1799 ईस्वी को नेपोलियन ने सत्ता हथिया ली और प्रथम कौंसल के रूप में अपने को स्थापित किया। प्रथम कौंसल के रूप में उन्होंने आंतरिक स्थिति को मजबूत किया। प्रशासन और सेना के पुनर्गठन के लिए जो समय की आवश्यकता थी उन सब को पूरा किया। मित्र राष्ट्रों को भ्रमित करने के लिए और अपने लिए कुछ समय बचाने के लिए दिसंबर 1799 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को उन्होंने एक पत्र लिखा। उसमें वह लिखा कि हम चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। इस प्रस्ताव को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि शांति स्थापना की पहली शर्त फ्रांस के पुराने राजवंश बूर्बो वंश को फ्रांस की सिंहासन पर पुनर्स्थापित किया जाए। और शांति की दिशा में न इंग्लैंड उत्सुक था न नेपोलियन उत्सुक था। नेपोलियन को केवल समय बढ़ाना था कि जल्द से जल्द युद्ध न हो, लेकिन बूर्बो राजवंश की स्थापना का शर्त रखकर इंग्लैंड ने इसे निरस्त कर दिया। अब नेपोलियन का द्वितीय इटालियन अभियान। नेपोलियन 1800 ईस्वी में, समय ज़्यादा दिन नहीं बीता, मजबूरी में उसे युद्ध में उतरना पड़ा। शत्रुओं के विरुद्ध उन्होंने युद्ध में उतर गया। इस समय ऑस्ट्रिया की एक सेना जर्मनी में और दूसरी सेना इटली में थी। नेपोलियन का पहले विचार था कि वह स्वयं जर्मनी जाए, लेकिन युद्ध की योजना को उसने बदल दिया और स्वयं इटली जाने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रिया ने संपूर्ण उत्तरी इटली पर कब्जा जमा लिया था। जेनेवा में एक फ्रांसीसी सेना पड़ी हुई थी और वह भी रसद के अभाव में अर्धपराजित स्थिति में थी। तंग भंग सेना थी। भीषण सर्दी में जब आल्प्स पर्वत के दर्रे बर्फ से ढके हुए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन नेपोलियन ने एक आश्चर्यजनक कार्य करते हुए सारे यूरोप को अचंभित कर दिया। उस आल्प्स पर्वत के दर्रे जमे हुए हैं, उस जमे हुए दर्रे से उन्होंने अपनी सेना को पार कराया और वह सेना जो उसकी पूर्ण रूप से तंग-भंग थी, कमजोर थी, उस सेना को लेकर उसने अटैक कर दिया। लकड़ी के खोखले में भरकर सैन्य सामान और सेना को ले जाया गया और उसने अचानक ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया।
मेरेंगो के युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रियन सेना को निर्णायक रूप से पराजित करके शानदार विजय प्राप्त की और ऑस्ट्रिया से संपूर्ण उत्तरी इटली को छीन लिया। कहता है कि इस संदर्भ में इतिहासकार केटेवली लिखते हैं कि अभियान जो इस प्रकार आश्चर्यजनक ढंग से प्रारंभ हुआ, साहसिक योजना और त्वरित कार्यान्वयन का यह श्रेष्ठ उदाहरण था। अब ऑस्ट्रिया द्वारा संधि का प्रस्ताव रखा गया। ल्यूनेविले में फरवरी 1801 ईस्वी में संधि का प्रस्ताव चला और संधि हुई। फ्रेंच सेनापति मोरू ने जर्मनी में होहेनलिंडल नामक स्थान पर एक बार फिर ऑस्ट्रियन सेना को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। वह ऑस्ट्रिया की राजधानी से केवल 71 मील दूर था और यदि इस युद्ध में पराजित होने से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का मार्ग फ्रांस के लिए खुल गया था। ऑस्ट्रिया ने इस स्थिति में ल्यूनेविले नामक संधि की, जिसमें कैंपो फोर्मिया की संधि जो पहले फ्रांस का ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था, उन सारी संधि के शर्तों को फिर दोहराया गया और उसे वह मानने के लिए विवश हुआ। इसके बाद नेपोलियन ने अपनी महती योजनाएं बनाई और आगे वह इंग्लैंड से भी टकराने की स्थिति में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेपोलियन की महती योजनाएं क्या थी। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद फ्रांस को एक बहुत बड़ा साम्राज्य में बदलने का प्रयास किया। इंग्लैंड से अधिक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करना उसका उद्देश्य था। उसने वेस्ट इंडीज के द्वीप सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी अधिकार को पुनः स्थापित करने के लिए फ्रांस से सेना भेजी। इस द्वीप की कष्टकारक जलवायु के कारण उनकी यह योजना सफल नहीं हो सकी। फ्रांस की सेना नष्ट हो गई। स्पेन को उसने बाध्य किया कि वह अब जब वेस्ट इंडीज में असफल हुआ तो पड़ोसी देश स्पेन को उन्होंने बाध्य किया कि वह फ्रांस को उत्तरी अमेरिका का लुसियाना प्रदेश बेच दे। लेकिन नेपोलियन को संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासियों के विरोध के कारण लुसियाना प्रदेश नहीं ले पाया और यह लुसियाना प्रदेश अमेरिका ने खरीद लिया। उसने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध हैदराबाद के शासक टीपू सुल्तान को भी प्रोत्साहित किया कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दो। ऑस्ट्रेलिया को भी नेपोलियन ने एक वैज्ञानिक दल भेजा, लेकिन वह इन महती योजनाओं पर ध्यान नहीं दे सका क्योंकि वह यूरोप के युद्धों से आगे निकल नहीं पाया। ऐसी स्थिति में यदि उस समय हमारे भारत के टीपू सुल्तान को हेल्प मिल जाता नेपोलियन से, तो अंग्रेजों को खदेड़ने में
वह सफल हो भी सकता था। अंग्रेजों को जब तक जीवित रहा उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उन्होंने भारत में राष्ट्रीयता की अलख जगाई थी और उस परिस्थिति में ऐसी उन्हें नेपोलियन का साथ मिल जाता तो हम बहुत पहले ही आज़ाद हो पाते। अब हम लोग देखते हैं आमीन्स की संधि 1802 ईस्वी में। इंग्लैंड में राष्ट्रीय ऋण का बोझ बहुत बढ़ गया था। जनता में युद्ध के विरुद्ध व्यापक असंतोष था। जनता के विरोध के कारण प्रधानमंत्री पिट को अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देना पड़ा। अब जो नई सरकार आई इंग्लैंड में, उन्होंने फ्रांस से युद्ध करना उचित नहीं समझा और 1802 ईस्वी में आमीन्स की संधि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुई। इसके अनुसार श्रीलंका और ट्रिनिडाड को छोड़कर इंग्लैंड ने समस्त उपनिवेश फ्रांस को लौटा दिए। मिस्र और माल्टा भी खाली करने का वचन दिया। नेपल्स और पुर्तगाल भी खाली करने का वचन फ्रांस ने इंग्लैंड को दिया। बेल्जियम और पश्चिमी राइन क्षेत्र का कोई उल्लेख संधि में नहीं था। इनका यही अर्थ था कि फ्रांस की नई सीमाओं को इंग्लैंड ने स्वीकार कर लिया था। अतः आप लोगों से अब निवेदन है कि निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।